कभी सोचा है कि कोई इंसान अपनी मेहनत से इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक खड़ा करे और फिर एक दिन सब कुछ छोड़कर चला जाए? आज हम बात करेंगे उसी सम्राट की, चंद्रगुप्त मौर्य। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। मतलब सिर्फ 25 साल का एक नौजवान एक पूरे के पूरे राजवंश को उखाड़ फेंकता है और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखता है जिसे दुनिया आज भी याद करती है। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नए सितारे के उदय से, मौर्य साम्राज्य के जन्म से। सिर्फ 25 साल। जरा सोचिए इस बारे में। जिस उम्र में लोग अक्सर अपना रास्ता ही तलाश रहे होते हैं, उस उम्र में चंद्रगुप्त ने एक बहुत बड़ा मौका देखा। देखिए, उस वक्त नंदवंश अपने घमंड और लालच की वजह से लोगों के बीच बहुत बदनाम हो चुका था। चंद्रगुप्त ने बस इसी कमजोरी पर वार किया। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये दिमाग की भी थी। और चंद्रगुप्त के पीछे वो दिमाग थे आचार्य चाणक्य। चाणक्य सिर्फ एक अमात्य यानी प्रधानमंत्री नहीं थे, वो एक गुरु थे, एक मास्टर रणनीतिकार थे। सच कहूं तो उनकी ब्रिलियंट कूटनीति के बिना इतिहास का नक्शा शायद कुछ और ही होता। तो सत्ता तो मिल गई, पर असली काम तो अब शुरू होना था। एक विशाल साम्राज्य के सपने को हकीकत में बदलना। और ये विस्तार भी कैसा, एक के बाद एक जीत। पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान की सरहदों तक और दक्षिण में दक्कन के पठार तक, हर तरफ मौर्य साम्राज्य का परचम लहरा रहा था। ये सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, ये एक विचार था जो हकीकत बन रहा था। लेकिन देखिए, जब आप इतना बड़ा साम्राज्य बनाते हैं तो टकराव तो होते ही हैं। उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त का सामना हुआ सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर से। साल था 305 ईसा पूर्व और दो महाशक्तियां आमने सामने थीं। और इस टकराव का नतीजा देखिए, ये किसी जंग से भी ज्यादा दिलचस्प है। ये एक कूटनीतिक जीत थी। चंद्रगुप्त ने 500 हाथियों के बदले में वो सब हासिल कर लिया जो बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं कर पातीं। मतलब पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये वो इलाके थे जो आज भी भू राजनीति के लिए कितने जरूरी हैं। और इस पूरी डील पर कह लीजिए पक्की मुहर लगाई एक शादी ने। ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, ये पूरब और पश्चिम के बीच शांति का एक मजबूत पुल था जो आने वाले कई सालों तक कायम रहा। चलिए अब साम्राज्य की सरहदों से जरा अंदर चलते हैं। आखिर यह सब चलता कैसे था, इसका मैनेजमेंट कैसा था। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास एक बाहरी नजरिए से लिखी गई रिपोर्ट मौजूद है जो सेल्यूकस के राजदूत ने ही तैयार की थी। उस राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। उसने जो कुछ भी राजधानी पाटलिपुत्र में देखा, उसे अपनी किताब इंडिका में लिखा। आज वो किताब पूरी तो नहीं मिलती, पर उसके जो हिस्से हैं वो हमें उस दौर की एक कमाल की झलक देते हैं। और मेगास्थनीज जिस चीज से सबसे ज्यादा हैरान था, वो था वहां का लॉ एंड ऑर्डर। कानून इतने सख्त थे कि अपराध लगभग खत्म हो चुके थे। मेगास्थनीज ने यह भी बताया कि राजधानी पाटलिपुत्र को चलाना किसी एक इंसान का काम नहीं था। इसे 6 अलग अलग समितियां, मतलब बोर्ड्स, मिलके चलाते थे। जरा सोचिए, आज से करीब 2300 साल पहले एक तरह की मॉडर्न म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम कर रही थी। और ये समितियां हर चीज का ध्यान रखती थी। एक बोर्ड था जो कारीगरों और इंडस्ट्री को देखता था, तो दूसरा व्यापार पर नजर रखता था। टैक्स कलेक्शन से लेकर शहर में आने वाले विदेशियों की देखभाल तक, हर काम के लिए एक डेडिकेटेड टीम थी। ये सिर्फ एक व्यवस्था नहीं थी, ये एक ऐसा सिस्टम था जो लाखों लोगों की जिंदगी को आसान बना रहा था। और सिर्फ प्रशासन ही क्यों, मौर्य सेना भी अपने समय से बहुत आगे थी। पैदल सिपाही, घुड़सवार, रथ और हाथियों की विशाल सेना तो थी ही, उनके पास अपनी नेवी यानी नौसेना भी थी। और सबसे कमाल की बात, एक पूरा डिपार्टमेंट सिर्फ सप्लाई और लॉजिस्टिक्स के लिए था, ताकि सेना को कभी किसी भी चीज की कमी ना हो। इतनी ताकत, इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी जबरदस्त हुकूमत, इसके बाद क्या? इसके बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सच में सबको हैरान कर देता है। जरा इस सफर को देखिए। एक तरफ एक विशाल साम्राज्य का शहंशाह, और फिर एक जैन संत भद्रबाहु से मुलाकात होती है और सब कुछ बदल जाता है। चंद्रगुप्त ने अपना राजपाट, अपनी दौलत, अपनी ताकत, सब कुछ त्याग दिया। और आखिर में उन्होंने उपवास करके अपनी इच्छा से प्राण त्याग दी। वो दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला चले गए, जहां आज भी उनकी याद में गुफाएं मौजूद हैं। वहां उन्होंने एक भिक्षु का जीवन जिया और जैन धर्म की सल्लेखना परंपरा का पालन किया, जो शरीर का धीरे धीरे त्याग करने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है।
और यहीं पर उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर ले, शक्ति, सम्मान, दौलत, तो उसके बाद क्या? क्या असली जीत दुनिया को जीतने में है या खुद को जीतने में? चंद्रगुप्त का ये आखिरी फैसला आज भी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है।